मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार सनातनी एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ रही है। शपथ लेने के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हिंदूवादी फैसले लेना शुरू कर दिए थे। ये सिलसिला 10 महीने बाद भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में दिवाली से पहले सरकार ने फिर 2 बड़े कदम उठाए हैं। इनमें पहला ये है कि पहली बार सरकारी स्तर पर गोवर्धन पूजा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सांसद, विधायक और मंत्री भाग लेंगे। मुख्यमंत्री आगर मालवा की सालरिया गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही सरकार चित्रकूट का अयोध्या की तर्ज पर विकास करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में बड़ी बैठक कर इसकी पूरी रूपरेखा तय की। दीपावली का पर्व हमारे लिए भगवान राम का अयोध्या में लौटना, ये 17 लाख साल पुरानी बात है, खूब आनंद का विषय है। लेकिन सच्चे अर्थों में दीपावली तो गोवर्धन के साथ मनती है और गोवर्धन करते राम और कृष्ण दोनों स्मरण हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो पशुपालन और खास करके भारत की दुनिया में पहचान दूध और दही की नदियाँ बहती थी। ऐसे में हमारा समाज गांव का नीचे से नीचे तबका भी इस गोवर्धन पूजा को बहुत आनंद से मनाता था। लेकिन समाज में इन अच्छे त्योहारों को पुनर्स्थापित करने की जरूरत। सरकार भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाएगी। इस बार गोवर्धन पूजा पे हमारे सभी शासकीय संस्थान को भी हमने राज्य सरकार के परामर्श से छुट्टी का अनाउंसमेंट किया है। हमको मालूम है अयोध्या में भगवान राम का जब से गर्भगृह में प्रवेश हुआ है, अयोध्या के बाद चित्रकूट ऐसा धाम है जहाँ भगवान राम का एक अलग प्रकार का स्मरण भी आता है और वो तीर्थ से अलग प्रकार से दुनिया में जाना जाता है। इसलिए चित्रकूट विकास को लेकर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हम अपने इन विकास कार्यों के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को लेकर के मध्य प्रदेश की एक बड़ी अलग पहचान बनेगी। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेते ही हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया। मोहन का सनातन एजेंडा। पहली कैबिनेट में खुले में मांस पर रोक, लाउडस्पीकर पर बैन। 9 दिन तक सरकारी स्तर पर चला श्रावण उत्सव। जन्माष्टमी पर स्कूलों की छुट्टियां रद्द, पढ़ाया गया श्री कृष्ण का संदेश। हर ब्लॉक में एक बरसाना गांव, हर तहसील में गीता भवन खोलने का ऐलान। राम वन गमन पथ की तर्ज पर श्री कृष्ण पाथेय के निर्माण का फैसला। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव का आदर्श तीर्थ स्थल के रूप में विकास। संघ के विचारकों की पुस्तकें महाविद्यालयों में पढ़ाई जाएंगी। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने पर एक्शन। हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में संतों, अखाड़ों को स्थायी भूमि आवंटन। ये वो तमाम फैसले हैं जो बताते हैं कि बुनियादी विकास के साथ धार्मिक एजेंडे पर भी सरकार का खासा फोकस है। हालांकि कांग्रेस इसे मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने जो वादे कर जनता से वोट लिए वो पूरे नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो धर्म का चोला ओढ़कर जनता को गुमराह करने की कोशिश करने में जुटी हुई है। प्रदेश के अंदर गौ माता की रक्षा नहीं हो रही। सड़कों पर रोज जो है सैकड़ों गौ माताओं की मृत्यु होती है, हत्या होती है, कुचल के मारी जाती हैं। कमलनाथ की सरकार ने जो है 1100 के आसपास गौशालाएं बनाई थी। सरकार की हिम्मत नहीं है ताले खुलवा दे, वहाँ ताले डाल रखे हैं। क्यों? क्योंकि चारा खिलाना पड़ेगा। जिस सरकार के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो गौ माता को चारा खिला सके, वो जो है गोवर्धन पूजा करके क्या बताना चाहती है? सिवाय इवेंट के फोटो खिंचवाने के अलावा इसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये फोटो खिंचवाने के धंधे हैं और जनता का पैसा इसमें पानी की तरह बहाया जाएगा। मोहन सरकार में पूजा पाठ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन सरकार के जो काम है वो भी करना चाहिए भाई। जो शस्त्र पूजा होती थी पुलिस की अधिकारियों द्वारा की जाती थी, मंत्रियों का कब्जा दिखा दिया गया, मंत्रियों से पूजा पाठ करा दिया गया, क्या फर्क पड़ा उससे? आज गाय माता की पूजा की बात कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है। गाय माता की पूजा होना चाहिए। सब जितने भी संस्कृति के लोग हैं, हिंदू संस्कृति वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, गाय माता को मानते हैं, हम सब मानते हैं। तो पूजा पाठ के लिए आदेश निकालने की क्या आवश्यकता है? आदेश निकालिए, गौ माता की हत्या ना हो, गौ माता सड़कों पर ना पड़ी रहे, गौशाला ढंग से बन जाए, खुराक ढंग से मिल जाए, ये सब काम करिए तो माना जाएगा। ढोंग को दिखावा करने से थोड़ी कुछ काम चलता है। मोहन सरकार ढोंग को दिखावे में ज्यादा विश्वास करती है। खैर, विपक्ष सरकार पर जनता को गुमराह करने भले धार्मिक चोला ओढ़ने के आरोप लगाए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुत्व ही भाजपा की राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है। यही वजह है कि उसका सबसे ज्यादा फोकस हिंदुत्व पर है। इन दिनों सियासत में गूंज रहा बटोगे तो कटोगे का नारा ही हिंदुत्व के एजेंडे का एक हिस्सा है। अब देखना यह है कि हिंदू बाहुल्य मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के हिंदुत्व के हथियार का मुकाबला विपक्ष कैसे कर पाता है, खासकर तब जब उसके नेता इस मसले पर कंफ्यूज हैं। कांग्रेस हिंदुत्व और सेक्युलरिज्म के बीच की विचारधारा में फंसी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। डॉक्टर मोहन का धर्मपथ और उस पर हो रही सियासत। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार लगातार और तेजी से सनातनी एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, या कहे कि लगातार इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं जिसमें वो धर्म प्रेम या सनातन प्रेम होने की बात कह रही है। हालांकि अक्सर ये कहा जाता था कि सियासत में धर्म की बात तभी होती है जब प्रदेश या देश में चुनाव हो, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, 2 सीटों पर उपचुनाव के अलावा। लेकिन जब से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाली है प्रदेश की, तभी से सनातन से जुड़े या धर्म से जुड़े फैसले लगातार ले रहे हैं। पहली कैबिनेट में मांस की बिक्री को लेकर गाइडलाइन की बात से लेकर अब तक गोवर्धन पूजा, लगातार वो इस तरह के फैसले लेते हुए आए हैं। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि सिर्फ ये इवेंटबाजी है, फोटो खिंचवाना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जनता के मुद्दों से मुंह मोड़ने के लिए इस तरह की इवेंटबाजी लगातार सरकार कर रही है। उनका ये भी कहना है कि पूजा हम सभी करते हैं, गायों के संरक्षण की बात हम सभी करते हैं और पूजा भी लगातार हम करते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के अतिरिक्त आदेश सरकार की ओर से निकाल देने का मतलब क्या है। चर्चा आज इसी पर करेंगे कि धर्म पथ पर सियासत क्यों हो रही है, या फिर विपक्ष को क्यों लग रहा है बीजेपी के सनातन प्रेम को वो जनता से मुंह मोड़ने वाली सियासत क्यों बता रही है। जान लेते हैं उससे पहले एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। सनातन से जुड़े मुद्दों पर क्यों केंद्रित है डॉक्टर मोहन यादव सरकार। क्या हिंदुत्व ही होगा अगले चुनाव में बीजेपी के एजेंडा का मुख्य मुद्दा। डॉक्टर मोहन यादव का सनातन प्रेम कांग्रेस को क्यों लग रहा बहाना। धर्म संस्कृति के सम्मान और उत्थान को सियासत से जोड़ना कितना जायज। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से मुख्य प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसे जी हमारे साथ जुड़ गई, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। संतोष जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह लगातार सरकार कोई भी फैसला ले या कोई भी कार्यक्रम करे या आदेश निकाले इस तरह के, तो विपक्ष का ये कहना होता है कि सिर्फ इवेंटबाजी है। चाहे बात अलग अलग जगहों पर कैबिनेट बैठक को लेकर की जाए, आदिवासियों के हित में अगर सरकार फैसला लेती है, या रानी दुर्गावती देवी अहिल्या की बात की जाती है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो किए जा रहे हैं रीजनल स्तर पर, हर चीज में, हर फैसले में विपक्ष को क्यों लग रहा है कि सरकार मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है इस तरह से, इसलिए फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए प्रशिता जी, आपने बहुत सही बात कही कि विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 21 वर्षों से काबिज है, और जो इसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है इसको देखते हुए हमको ये बातें लगती है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी घोषणाएं करती है, कांग्रेस को वो बात खोखली नजर आती है, क्योंकि अतीत में हमने देखा है कि उसकी घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरी हैं। और अभी हमने पिछला ताजा घोषणा में बता देता हूं, इन्होंने जो 2023 का पिछला जो चुनाव हुआ विधानसभा का, इसमें इन्होंने किसानों से मोदी की गारंटी के नाम पर वचन दिया था कि हम 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे और 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे। वो ये दे नहीं पाए। शिवराज सिंह जी ने अतिथि शिक्षकों की महापंचायत करके कहा था कि हम आपको नियमित करेंगे, उनको नियमित कर नहीं पाए। तो अभी क्या है कि मोहन यादव सरकार के सामने लिटमस टेस्ट है, खासकर मोहन यादव के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के एक से ज्यादा दावेदार मैदान में है और लगातार वो दिल्ली अप्रोच कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, गोपाल भार्गव हो, नरोत्तम मिश्रा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, तमाम इनके अपोनेंट इनके ऊपर धार लगाकर बैठे कि कब इनका पत्ता साफ और मुख्यमंत्री बने। तो अभी आपने देखा अमरवाड़ा का जो चुनाव था वो 2500 वोटों से बमुश्किल भारतीय जनता पार्टी के कमलेश शाह जीते, जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे। तो वो 2500 वोटों की जो जीत है ना, उससे डरे हुए हैं मोहन यादव कि हमने तमाम अपने प्रपंच लगाए, पूरी सरकार की ताकत झोंक दी थी, लेकिन तो भी 2500 वोटों से जीते। तो अभी प्रशिता जी आपने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई बड़े चुनाव नहीं
केवल 2 विधानसभा के उपचुनाव है। यही 2 विधानसभा के उपचुनाव जो है ना, ये सांसद में डाले हुए मोहन यादव को, क्योंकि एक चुनाव तो वो बड़ी लेकिन मुश्किल से जीत ये पाते जो हैं। फैसले हैं सनातन को लेकर जो लगातार ले रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वो तो शुरू से ले रहे हैं। पहली कैबिनेट में मांस की बिक्री पर गाइडलाइन से लेकर अभी तक गोवर्धन पूजा, मेरी बात, ये इस दौरान तो किसी तरह के चुनाव, या फिर ये पहले कहा जाता था ना कि बीजेपी धर्म पर सियासत तभी करती है जब चुनाव होते हैं, या तभी उस तरह का चोला ओढ़ने की कोशिश की जाती है। वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि जब आपने बहुत सही प्रश्न किया और उसका उत्तर सामने है। आपने बोला कि मोहन यादव जी जैसे ही बने थे उन्होंने धार्मिक फैसले लेने शुरू कर दिए थे, तो उसका कारण था सामने तो लोकसभा का चुनाव, फिर था अमरवाड़ा का चुनाव। तो ऐसा नहीं कि चुनाव नहीं थे, चुनाव थे तो ही ये फैसले ले रहे हैं। वरना जो 18-20 साल से ये सरकार मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज थी, उसको इतना फैसले लेने में देरी क्यों है कि कमलनाथ सरकार आई तब उसने 1000 गौशालाएं बनाने की बात की या शुरुआत की, राम वनगमन पथ की शुरुआत की, या महाकाल के नाम पर 300 करोड़ रुपए आवंटित किए। किसने किए थे? कमलनाथ जी ने। उसके बाद धार्मिक मामलों में भी इनकी सरकार तेजी लाई है, क्योंकि इसके पहले इनको न तो महाकाल की याद आई थी, न राम वनगमन पथ की याद आई थी। प्रेम था। और सुन लीजिए क्या है? प्रशिता जी, मेरी बात कंप्लीट ध्यान दीजिए। मैं एक दो लाइन और कहूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि गोवर्धन पूजा की बातें कर रहे हैं, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की सड़कों पर। मैं इंदौर में रहता हूं, भोपाल आता जाता हूं, भोपाल इंदौर हाईवे पर तमाम गौ माताएं ट्रकों द्वारा कुचली जा रही हैं उनके। और मोहन यादव जी का भी रूट वही है, उज्जैन से जाने का भोपाल। लेकिन उनकी नजर में वो मरती हुई गौ माताओं की कोई कीमत नहीं है। बैरासिया में भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा संरक्षित गौशाला थी, उसमें सैकड़ों गायों को जमीन में दफना दिया गया था, और यही हाल आगर जिले में हुआ था। लेकिन उन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार उनको फंड देती थी उन गौशालाओं को। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। और यह भी मैं बता दूं कि अपनी सरकार की तमाम असफलताओं को छिपाने के लिए, ये दोनों चुनाव जीतने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर 2 में से एक भी चुनाव हारे तो मुख्यमंत्री पद खतरे में पड़ जाएगा। गुंजन जी, जवाब दे दीजिए। प्रशिष्टा जी, बहुत हास्यप्रद है कि जिस तरह आपका जवाब आना था संतोष जी का धर्म पे, लेकिन उनका जवाब पूरा आया राजनीतिक समीकरण पे। तो यही फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में धर्म आस्था का मुद्दा है, राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन कांग्रेस में धर्म हमेशा से एक राजनीतिक मुद्दा इन्होंने बनाया है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कि भारतीय जनता पार्टी हमारे भारत देश की संस्कृति, संस्कार, सनातन प्रेम, धर्म की आस्था, विकास, धरोहर, विरासत, सबको साथ लेके चलने के लिए आगे बात करता है। और कांग्रेस सिर्फ एक ही चीज को साथ लेके चलता है, वो है भ्रष्टाचार और परिवारवाद। तभी तो इन्हें धर्म के जितने भी दिशा निर्देश आए इन्हें समझ में नहीं आते। और आपने ही अपनी बात की शुरुआत की थी कि कांग्रेस आज भी सेक्युलरिज्म और हिंदुत्व किसको चुनना है इसके बीच कंफ्यूज रहती है। आप ही सवाल किया था संतोष जी से कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने पहले कैबिनेट में जो फैसले लिए थे धर्म को लेके, तब से लेके आज तक वो इतने ऐतिहासिक फैसले लेते आ रहे हैं, फिर भी कांग्रेस को तकलीफ क्यों है? जवाब संतोष जी ने तो नहीं दिया, वो तो समीकरण पे चले गए थे। मैं जवाब देती हूँ, वो इसलिए तकलीफ है क्योंकि सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वालों को तकलीफ होती है। जब हिंदू एकजुटता की बात होती है तो ये सेकुलरिज्म का जो एक ढांचा पहने बैठे लोग हैं, इन्हें तकलीफ होती है। सेकुलरिज्म का ढांचा नहीं है प्रशिष्टा जी, ये वोट बैंक के लिए सिर्फ एक विशेष समुदाय को खुश करने का ढांचा है। ये वोट की राजनीति, हिंदुत्व बन जाते हैं वोट से पहले, चुनाव से पहले, ये कांग्रेस करते हैं। ऐसे तो कन्या पूजन को ये नाटक नौटंकी कहते हैं, ऐसे तो प्रभु श्री राम को ये काल्पनिक बताते हैं, ऐसे तो राम मंदिर के निमंत्रण को ये टुकराते हैं। लेकिन जब चुनाव आ जाता है तो सुंदरकांड करने में पीछे नहीं हटते, चाहे कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह जी हो। तो चुनावी हिंदू बनने का जो एक मुखौटा पहना हुआ है ये सिर्फ कांग्रेस ने पहना है, और ये आज हमारी समाज समझ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकजुटता की बात करता है, बटोगे तो कटोगे का जब नारा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो उसका विरोध कौन दर्शाता है? कांग्रेस दर्शाती है। क्यों इन्हें तकलीफ है? हम तो इसमें एकता की बात करते हैं, लेकिन इन्हें तकलीफ इसलिए क्योंकि ये विभाजन की बात करते हैं। इन्हें लगता है कि बांट के रखो। सवाल ये भी कर रहे हैं ना कि लंबे समय से बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, इस तरह के फैसले अगर हिंदुत्व या सनातन प्रेम है तो पहले क्यों नहीं लिए गए?
शस्त्र पूजा पर सवाल उठा रहे कि शस्त्र पूजा तो सभी जगह होती है, पुलिस अधिकारी करते हैं, हर घर में की जाती है। उसके बाद गोवर्धन पूजा दिवाली पे पूरा समाज करता है, उसके बाद फिर इस तरह सरकारी आदेश निकल जाना, सवाल इस पे भी खड़ा हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि सरकारी आदेश से अब हम इस चीज को ले रहे हैं। अगर शस्त्र पूजा की बात करते हैं तो ये तो अच्छा है ना, गौ संरक्षण और संवर्धन की बात करते हैं तो ये तो अच्छा है ना, इसमें बुराई क्या है। अगर गोवर्धन पूजा को हम व्यापक रूप में बनाने की बात करते हैं, या दिवाली पूजन को व्यापक रूप में बनाने की, या दशहरा के व्यापक रूप में बनाने की बात करते हैं समाज में, तो इन्हें तकलीफ क्यों है। और इनका कहना था कि हम आज धर्म प्रेमी बने हैं। मुझे शायद इन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि राम मंदिर की लड़ाई हम कब से लड़ रहे हैं। बाबरी मस्जिद की दहाई पे रोने वाले नहीं याद रखेंगे कि राम मंदिर की लड़ाई कब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। ये वो पार्टी है कांग्रेस जिससे सिर्फ चुनाव में हिंदू का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन बाकी समय ये बाबरी मस्जिद की शहीदी पे, ढहाने पे रोते हैं और आंसू बहाते हैं। तो देखिए, आतंकवादी का समर्थन करने वाले इनके नेता दिग्विजय सिंह जी, पीएफआई का समर्थन करने वाले इनके नेता दिग्विजय सिंह जी, और जिस तरह ये बयान देते आ रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, जिस तरह बयान देते आ रहे हैं राम मंदिर के खिलाफ, जिस तरह बयान देते आ रहे हैं सनातन के खिलाफ, ये हमारे धर्म पर टिप्पणी ना करें तो बेहतर है। हमारे लिए धर्म हमारी आस्था है, आपके जैसे राजनीति का एक मुद्दा नहीं है। और संतोष जी, आज बहुत दुख होता है कि आप एक वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आज भी आपने धर्म के सवालों पे राजनीतिक जवाब दिया। आज भी आपका कहना था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री पद ना चल जाए, बहुत शर्मानी चाहिए आपको। आप वरिष्ठ हैं तो आपको वरिष्ठता मेंटेन करनी चाहिए। सुरेश जी, धर्म की बात करें, आस्था पे आस्था की बात करें। सुरेश जी, देखिए बीजेपी के एजेंडे में जो फोकस रहा है हिंदुत्व, पहली दफा नहीं है। इस तरह के फैसले, या शुरू से ही मुख्य एजेंडा फोकस हिंदुत्व रहा है बीजेपी का, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह के फैसले भी वो लगातार लेती हुई आई है। लेकिन फिलहाल अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की बात की जाए, या डॉक्टर मोहन यादव की कमान संभालने की, या उनके धर्म पथ की बात की जाए, और लगातार सनातन को लेकर जो फैसले लिए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? क्या मायने इनके निकाले जाए? आखिर सनातन से जुड़े मुद्दों पर पूरा फोकस सरकार का हो गया है। देखिए, दो पक्ष हैं इसके। पहला पक्ष ये है कि इसका राजनीतिक पक्ष देखा जाए और दूसरा प्रशासकीय पक्ष देखा जाए। सरकार के द्वारा किए जाने वाले डेवलपमेंट के काम जो है वो कहीं भी भेदभावपूर्ण नहीं है। इसलिए कभी भी विपक्ष की ओर से या मीडिया की ओर से इस प्रकार की बातें नहीं की जा सकती कि सरकार की योजनाओं का लाभ केवल सनातन से जुड़े लोगों को दिया जा रहा है, अन्य लोगों को नहीं दिया जा रहा। तो एक बात तो इसमें ये है। दूसरा राजनीतिक है, क्योंकि सत्ता जो है प्राप्ति या विजय, सत्ता प्राप्ति थोड़ा बाद में शब्द आएगा, लेकिन विजय प्राप्त करने के लिए वोट की जरूरत होती है। और जब मुस्लिम समुदाय ने खुले तौर पर 2024 में हराने के लिए वोट देने का अनाउंस किया कि भाई भाजपा को हम हराएंगे, और जिताएंगे किसको इसकी चिंता नहीं थी, उनको हराने की चिंता थी। देखिए, अभी तक क्या होता था कि जो फतवे जारी होते थे तो वो ये कहते थे कि भाई कांग्रेस को वोट दीजिए, समाजवादी को वोट दीजिए, लालू यादव जी को वोट दीजिए, इसके लिए फतवे जारी होते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है, जो 3 चुनावों का, मैं बार बार कहता हूं कि पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के चुनाव की बात कर लीजिए आप, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर लीजिए, लोकसभा के चुनाव की बात कर लीजिए, या कर्नाटक चुनाव की बात कर लीजिए, मुस्लिम समुदाय ने भाजपा को हराने के लिए वोट देने की बातें कही हैं, जो सार्वजनिक रूप से कही गई हैं। तो जब भी सार्वजनिक रूप से इस टाइप की बातें की जाएंगी तो नेचुरली प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। ये कोई भी दल कहे, किसी भी दल के भावना ऐसी आएगी कि भाई मेरे वोट यदि समानांतर रूप से घट रहे हैं तो दूसरी तरफ मैं कैसे बढ़ाऊं, ये एक रणनीति है। तो ये राजनीतिक मामले हैं जिनके कारण प्रशासकीय निर्णय, जैसे मान लो गोवर्धन पूजा का मुख्यमंत्री का निर्देश है। आप एक चीज को और देखिए कि मोहन यादव जी जो है वो कृष्ण भक्त हैं, और उन्होंने जितने भी निर्णय लिए हैं वो अधिकांश से भगवान श्री कृष्ण की से जुड़े हुए हैं, चित्रकूट को छोड़ दिया जाए तो ये उनका अपना अपने आराध्य के प्रति समर्पण का भाव है, इसलिए इसको यूं भी मानना पड़ेगा। लेकिन यदि राजनीतिक इवेंट करना है, निश्चित रूप से सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक इवेंट करती हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले भी करते हैं। और जब देश के अंदर विशुद्ध रूप से वोटों की प्रतिस्पर्धा और एक दल विशेष को जो सनातन को मानने वाला है उसके प्रति यदि मुस्लिम समुदाय इकट्ठा होकर के वोट न देने की बात कहेगा तो वो सनातन में से ही अपने वोट बढ़ाने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है इसमें राजनीतिक रूप से देखना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि इस तरह के फैसलों से
कोई नुकसान हो प्रदेश को या प्रदेश की जनता, और श्री कृष्ण पाथे योजना की बात हो या चित्रकूट को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने की बात हो या उज्जैन में साधु संतों को भूमि आवंटन की बात हो, तो वो रोजगार से इसको जोड़ रहे हैं, टूरिज्म बढ़ाने की बात वहां पर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की या सुधारने की बात भी सरकार यहाँ पर कर रही है। देखिए, एक चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि उज्जैन में जो अनाउंस हुआ है वो साधु संतों को जमीन देने का नहीं है। वो केवल ये है कि साधु संतों के पास जमीन पड़ी हुई है और नगर निगम जो है वहां भवन बनाने की अनुज्ञा नहीं दे रहा था, तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 25% के ऊपर आप अपना कंस्ट्रक्शन करके स्थायी बना सकते हैं। इसका लाभ उज्जैन को क्या होने वाला है, और जो बार बार कांग्रेस भी आरोप लगाती रही है कि सिंबस्त के समय भ्रष्टाचार होता है, अब सिंबस्त से पहले ही उन आश्रमों के लिए व्यवस्थाएं जो सीवेज की है, पानी की है और बिजली की है, वो पहले से ही, सड़क की कनेक्टिविटी की वो पहले से ही हो जाएंगी और स्थायी रूप से हो जाएंगी। इसलिए ये निर्माण कार्य की अनुमति दी गई है। जमीनें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अखाड़ों के पास और महामंडलेश्वर महाराजों के पास पहले से उज्जैन में है। बहुत कम मात्रा में ऐसा कोई प्रकरण आएगा जिसको नए सिरे से जमीन देना पड़ेगी। जहां तक रहा प्रश्न इसका, ये मैं कह रहा हूं कांग्रेस का विरोध केवल राजनीतिक है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्थाओं से जो सनातन मतदाता है वो इकट्ठा होता है। अब मुस्लिम मतदाताओं के इकट्ठे होने, तोड़फोड़ करने जैसी स्थिति नहीं बनी, इसलिए जो है एक जाई वोट को और इकट्ठा जातियों में बटे हुए वोट के ध्रुवीकरण की जो बात हो रही है, ये कांग्रेस की पीड़ा है कि यदि इकट्ठा हो गया, जैसे मुस्लिम समुदाय इकट्ठा है वैसे ही यदि हिंदू समुदाय या सनातन समुदाय वोट इकट्ठा देने लग गया तो ये प्रतिस्पर्धा लंबे समय तक चलेगी। इसलिए ये स्वाभाविक आलोचना चुनौती बड़ी हो जाएगी, चुनौती हो जाएगी। संतोष जी, देखिए प्रशिता जी, मैं आपकी एक बात का जवाब नहीं दे पाया था। दरअसल वो आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया था कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन में है कि वो धर्मनिरपेक्षता की तरफ जाए या सनातन की तरफ जाए। कांग्रेस पार्टी इसमें कोई कंफ्यूजन में नहीं है, उसको जवाब मैं पहले दे नहीं पाया था क्योंकि बात फ्लो में दूसरी निकल गई थी। मैं साफ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का विजन जो है एकदम क्लियर है। कांग्रेस पार्टी के लिए धर्म व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है और धर्मनिरपेक्षता ही उसका एजेंडा है। इस बात को आज लिख लीजिए और हमेशा आज से अगर 2 साल बाद भी मुझसे प्रश्न पूछा जाएगा तो मेरा जवाब यही होगा कि कांग्रेस संविधान के अनुसार चलती है और धर्मनिरपेक्षता की नीति कांग्रेस की नीति रही है, लेकिन सनातन उसके लिए व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। और गुंजन जी ने बोला, मैं तो गुंजन जी से ऐसी अपेक्षा नहीं करता था कि मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बोला संतोष जी को शर्म आना चाहिए कि वो राजनीति से जोड़ रहे हैं धर्म को। तो राजनीति से धर्म को मैं नहीं जोड़ रहा हूं, राजनीति से धर्म को कौन जोड़ रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। क्योंकि जब भी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत में आती है तो धर्म ही उसका सहारा बनता है और वो उसको धर्म के शरण में जाना पड़ता है। उसका एक कारण है क्योंकि वो विकास तो कभी कर नहीं पाते। जो भी मेरे प्रश्न पूछे गए विकास के संदर्भ में, उन्होंने धर्म की आड़ में उसको छिपा दिया। मैंने पूछा कि मोदी की गारंटी के नाम पर जो 2700 रुपए क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य देने की बात की गई थी, क्यों नहीं दिया गया? इसका जवाब आगे भी नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने की बात थी, वो क्यों नहीं मिला? 6000 रुपए जो समर्थन मूल्य सोयाबीन के मामले में किसान मांग कर रहे पूरे मध्य प्रदेश से, उनको क्यों नहीं मिला? किसान अपनी फसलें खेतों में जला रहे हैं, उनको आखिर क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? मध्य प्रदेश में दलित वर्ग के ऊपर, आदिवासी वर्ग के चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पेशाब कर रहे हैं। गुंजन जी जवाब दे दीजिए। आप सिर्फ इवेंटबाजी कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको जो वादे आपने किए, जो गारंटी आपने दी चुनावों के समय, जिससे वोट आपने लिए है, वो आपको पूरा नहीं करना है। ऋषिता जी, मुझे इस सवाल से ही दिक्कत है और तकलीफ है जब ये कहते हैं कांग्रेस वाले कि ये मूल मुद्दे से भटका रहे हैं। आपको सवालों से दिक्कत रहेगी क्योंकि आपके पास जवाब है कि ये कुछ नहीं है, तो धर्म की आड़ आपको लेने की मजबूरी है, ये मैं समझता हूं। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। आप सीनियर लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या सिखाएंगे आप अपने नई पीढ़ी को? नहीं, आप तो देखिए, ठीक है संतोष जी, जवाब ले लीजिए ना। आपने सवाल किया, आपको जवाब दे रही है। मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी आपके बीच में। समय की कमी है, जल्दी से प्रतिक्रिया दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से भटकाती है और धर्म की तरफ लेके जाती, तो आपको धर्म मूल मुद्दा क्यों नहीं दिखता है? मेरा ये सवाल है। यही चुनाव में बीजेपी के एजेंडे में मुख्य मुद्दा, छोटी सी प्रतिक्रिया पर चर्चा को समाप्त करेंगे। सुरेश जी, ठीक है, शांत हो जाइए। आप तो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव पे भी सवाल उठाते ना, उसको भी इवेंटबाजी बताते जब रोजगार बढ़ाने की, इंडस्ट्री बढ़ाने की बात हो। ठीक है, रुक जाइए संतोष जी, रुक जाइए। आपने सवाल किया, आपको जवाब लेना था। नहीं, ठीक है, रुक जाइए। सुरेश जी, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। देखिए,
देखिए, मेरा ये मानना है कि वर्तमान सरकार में डेवलपमेंट के काफी काम हो रहे हैं। जिस तरह सड़कों का जाल फैलाया गया है, जिस प्रकार से विदेश नीति और कूटनीति की सफलताएं हैं, और जिस प्रकार से राज्यों में कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, औद्योगिकीकरण के लिए जो हमने जोर लगाया है, लंबा चौड़ा जो निवेश का जो बातचीत हो रही है, यदि ये सब धरातल पर आते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा एक रास्ता बनने वाला है। और जहां तक सनातन का प्रश्न है, तो भारत जो है वो हमेशा से धर्म सापेक्ष राष्ट्र रहा है। वो तो एक षड्यंत्र बीच में आया था कि किसी ने इसको पंथ निरपेक्ष बताने की कोशिश की, जहाँ सारे धर्म अपने हिसाब से फल फूल रहे हैं, सभी धर्मों के अंदर समन्वय है। तो मुझे ये लगता है कि प्रियम्बल बदल करके एक षड्यंत्र। ठीक है, समय की कमी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डॉक्टर मोहन यादव का धर्मपथ और सियासत लगातार जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं सनातन को लेकर, वो सनातन प्रेम बता रहे, तो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि जनता के मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश और सिर्फ इवेंट बाजी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि देखना होगा, धर्म पर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये सियासत कहां तक पहुंचती है। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।